हेलो फ्रेंड, वेलकम। तो आज हम लोग हिस्ट्री के सेकेंड पार्ट जो 9th का है वो सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, जिसका नाम है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेटर 18th सेंचुरी। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना सेंचुरी डिफाइन करने में। सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स। अगर आपको कोई सेंचुरी कहता है कि 18th सेंचुरी या 17th सेंचुरी, तो इसका ईयर निकालने का एक सिंपल ट्रिक है। जब भी आपको कोई 18th सेंचुरी कह रहा है, जैसे मान लेते हैं कि 18th सेंचुरी कह रहा है, 18th सेंचुरी, अगर आपको उसका टाइम पीरियड निकालना है कि ये कौन सा ईयर है, तो आप इसमें 1 माइनस कर दो, मतलब 17। मतलब 1700 टू 1799 के बीच में जो भी साल है, जो भी ईयर है, वह सब 18th सेंचुरी में आता है। हिस्ट्री में अधिकतर चीज़ को याद करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप हर एक चीज़ को सेंचुरी के रूप में याद करें। कुछ ना याद हो, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ, अगर आपको नहीं याद है तो आप बोल दीजिए कि 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। गलत नहीं होगा, सही होगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग अभी हम लोग जैसे कि 2023 में रह रहे हैं। अगर ये 23 में हम लोग रह रहे हैं, अगर हमें इस 23 को सेंचुरी में डिफाइन करना है कि हम कौन से सेंचुरी में रह रहे हैं, तो आगे वाले जो 2 डिजिट होते हैं उसमें 1 ऐड कर दें। दैट मीन्स कि 21 सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं। मतलब अगर ईयर दिया गया हो और सेंचुरी निकालने के लिए कहा जाए, तो आगे के 2 डिजिट में 1 जोड़ दें, और अगर सेंचुरी दिया गया हो और ईयर निकालने के लिए कहा जाए तो उसमें 1 माइनस कर दें। आपको सेंचुरी पता चल जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं आगे। हम लोग जो बात करें फ्रेंच सोसाइटी के बारे में। मतलब फ्रांस में जो सोसाइटी था उसका स्थिति क्या था 18th सेंचुरी में। पता है एक बात यह है ना कि ज़िंदगी में जो शादी है ना, उसका एक बड़ा महत्व होता है हमारे लाइफ में, और शादी को इम्पोर्टेंस हम लोग देते भी हैं क्योंकि वो पार्ट ऑफ लाइफ है। शादी सबका एक न एक दिन होना है। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। टॉपिक 1774। बर्बन फैमिली का जो किंग है लुई 16, वह फ्रांस की गद्दी पे बैठता है। एक्चुअल में ये जो लुई है ना, इसका एक सीरीज चलते आ रहा है। लुई 16 है तो लुई 15 भी थे, लुई 14 भी थे। सब एक दूसरे के जो वंशानुगत होते हैं ना, हेरिटेज, फादर के बाद सन के बाद फिर उसके सन ऐसे चलते रहते हैं। तो लुई 15 का सन है लुई 16। लुई 15 बहुत पावरफुल किंग था अपने टाइम में, बट उसके बेटे हैं जिसका नाम है लुई 16। वो 1774 में फ्रांस के थ्रोन पे, गद्दी पे बैठते हैं। 20 साल की उम्र में इसका शादी ऑस्ट्रिया के खूबसूरत प्रिंसेस मैरी एंटोनियो से करा दिया जाता है। और पता है एक बात, हर एक सक्सेस लोगों के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और हर एक अनसक्सेस लोगों के पीछे भी एक महिला का ही हाथ होता है, ये कहा जाता है। सच है या नहीं ये मुझे नहीं पता, हो सकता है सच हो भी सकता है। मैं इस बात को मानता हूँ कि किसी आदमी के सक्सेस के पीछे एक महिला का हाथ होता है, बट बर्बादी के पीछे महिला का हाथ है या नहीं, ये इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग को खुद ब खुद पता चल जाएगा, है ना। चलिए, तो फर्स्ट पैराग्राफ जो था उसमें कहा कि लुई 16 1774 में फ्रांस की गद्दी पे शासन करने के लिए बैठते हैं। 20 साल की उम्र में इसका शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनियो के साथ करा दिया जाता है। लेकिन फ्रांस उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। क्राइसिस से जूझने का 2 कारण सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला ये कि फ्रांस अपने दोस्त अमेरिका को 13 कॉलोनी से, जो अमेरिका का 13 कॉलोनी था जिस पर ब्रिटिश का कैप्चर हो गया था, उससे बचाने के लिए, फ्री करने के लिए उसने उसको हेल्प किया था। किसने? फ्रांस ने हेल्प किया अमेरिका को, ताकि अमेरिका जो है वो अपनी कॉलोनी को बचा सके, इंडिपेंडेंट हो सके अपनी कॉमन इनेमी जिसका नाम था ब्रिटेन। ठीक है। दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्राइसिस आने का ये था ना कि इसने अपनी पत्नी के लिए ना वर्साई में
शीश महल बनाना शुरू किया था, वर्साई में एक बहुत बड़ा महल। उसको मेंटेनिंग करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता होती थी। उस समय जो मनी जो था, जो फ्रांस में उस समय चल रहा था, उसका नाम था लिब्रे। चूंकि यूएसए को हेल्प कर देने के बाद 2 बिलियन लिब्रेस का जो अमाउंट था वो ऐड हो जाता है इसके लोन के रूप में। चूँकि लोन इन फ्रांस का जो किंग था उसने लोन लैंडलॉर्ड से लिया था, जिन लोगों जो लेट हो जाने के कारण उन्होंने कहा कि भाई साहब इस पे वो 10% जो टैक्स है वो एक्स्ट्रा लेंगे, लोन पे इंटरेस्ट लेने लगे, जिसके कारण फ्रांस की स्थिति हो गई थोड़ी सी ख़राब, बहुत ख़राब हो गई। क्योंकि अपने पूरे किंगडम को मेंटेन करने के लिए आर्मीज़ पे भी कॉस्ट खर्च करना पड़ता था, कोर्ट पे खर्च करना पड़ता था, रनिंग गवर्नमेंट चलाने के लिए गवर्नमेंट के अन्य पार्ट पे खर्च करना पड़ता था, यूनिवर्सिटी पे खर्च करना पड़ता था। और फ्रांस का दूसरे में सोसाइटी था ना, 3 भागों में डिवाइडेड था। फर्स्ट, जैसे कि ये मैप आपके पास फिगर नंबर 2 है, एनसीईआरटी में दिया गया। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ई साइलेंट है उसमें। क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमन पीपल्स। कॉमन पीपल्स में कुछ और लोग भी आते हैं, पीजेंट्स भी आते हैं, स्मॉल पीजेंट्स भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं। टैक्स पेयर यही थर्ड स्टेट था। पता है एक बात, समाज में जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको कभी किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता। गरीब लोगों को तो पड़ी ही नहीं है, वो बेचारे गरीब है, वो हमेशा कोसते ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रगल कोई करते हैं ना तो वो मिडिल क्लास करते हैं, जो कि हम लोग हैं। हर एक चीज़ में प्रॉब्लम, हर एक चीज़ से शिकायत। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, इस हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री हो या इंडियन हिस्ट्री हो, कोई भी रेवोल्यूशन हिस्ट्री में अगर हुआ है ना तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार यही मिडिल क्लास जाता है। फ्रांस में भी इसी मिडिल क्लास ने रेवोल्यूशन स्टार्ट करने का काम किया। लुई 16 चाह रहा था क्या कि टैक्स बढ़े, और उस टैक्स बढ़ाने के लिए वो चाह रहा था क्या कि एक मीटिंग बुलाया जाए। एक्चुअल में मीटिंग बुलाने चाह नहीं रहा था वो बुलाने के लिए। ऐसा सिस्टम बना था कि किंग के पास पावर तो बहुत है, बट वो अगर कभी टैक्स इंक्रीज़ करना चाहता है तो उसको जनरल स्टेट की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उसमें वो पास करेगा, फिर वो पॉसिबल होगा कि वो इंक्रीज़ कर सके, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। स्थिति फ्रांस की ये थी ना कि जो 90% जो लोग थे वो पीजेंट्स थे, फार्मर थे, और उन 90% लोगों के पास बहुत ही कम अमाउंट में कल्टीवेटेड फील्ड थे जिस पे वो क्रॉप्स उगा सकते थे। मतलब पूरे फील्ड का लगभग 60%, मार्कर कहा गया ये रहा, पूरे फील्ड का लगभग पूरे फील्ड का लगभग 60% जो एरिया था उस पे सिर्फ नोबल्स का कैप्चर होता था, चर्च का कैप्चर होता था। 90% जो लोग थे वो बस वही 40% लैंड पे उनका अधिकार होता था। जिनकी संख्या ज़्यादा थी उनके पास सामान कम होते थे। टैक्स भी 2 तरीके से भरना पड़ता था, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। चर्च को भी पैसा देना है, गवर्नमेंट को भी देना है। चर्च को जो पैसा देना था उसको कहते थे टिट्स, और जो गवर्नमेंट को देना पड़ता था उसका नाम था टाइल्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स था। समस्या थी ना, अलग अलग प्रकार की कई और टैक्सें थी, साल्ट पे, तंबाकू पे उस समय लोग खाते थे। बताइए भाई साहब टैक्स तो आज भी है, ऐसा नहीं है कि टैक्स बंद हो गया है, टैक्स आज भी है। ठीक है, आशा है कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पेज नेक्स्ट दिन। थैंक यू।